हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डेली 20 डोज सीरीज। आज है 7th लेक्चर 20 डोज का और हम करेंगे इसमें 20 क्वेश्चन जो कि डेली आपके नॉलेज को बूस्ट करेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? यानी जो प्रक्षेपी परीक्षण है वो व्यक्तित्व का नहीं है। प्रक्षेपी कौन से होते हैं? जो आपके अचेतन मन के बारे में बताते हैं वो होती हैं प्रक्षेपी टेक्निक्स होती है। तो इनमें से कौन सा है जो नहीं है? रोशा का शाही डब्बा परीक्षण, TAT यानी थैमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, WAT शब्द साचार्य परीक्षण और 16 PF टेस्ट यानी 16 फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इनमें से कौन सा है जो प्रक्षेपी नहीं है? हमने जो 16 PF है वो पर्सनैलिटी के 16 कारकों का टेस्ट है, तो ये क्या है? एक प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। अन्य जो ऊपर के WAT है, रोशा का शाही डब्बा परीक्षण है या फिर थैमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट है TAT, ये सभी क्या है? प्रक्षेपी टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो कौन सा मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिस पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए टीचर को? शिक्षण तकनीक पर, शारीरिक क्षमता पर, व्यक्तिगत विभिन्नता पर और पारिवारिक स्थिति पर। यानी स्टूडेंट की पारिवारिक स्थिति कैसी है इस पर ध्यान दें, या फिर उसकी जो शिक्षण पढ़ाने की टेक्निक कौन सी होनी चाहिए इस पर ध्यान दें, शारीरिक क्षमता पर ध्यान दें या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता पर। तो ध्यान रखिए, सबसे अधिक ध्यान है टीचर को ये रखना चाहिए कि प्रत्येक की सामर्थ्य है, प्रत्येक स्टूडेंट का सामर्थ्य है वो अलग अलग होती है, अलग अलग सामर्थ्य है। तो ये क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता है और प्रत्येक की सीखने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। तो इस तथ्य को उसके ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जब बालक तार्किक रूप से वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है। ध्यान रखना कि जब तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ करता है तो वो कौन सी है? पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था संवेदी परक, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कंक्रीट और चौथा क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल फेज। तो इनमें से कौन सी है जिसमें तार्किक रूप से चिंतन? तो जो अपनी तीसरी अवस्था है जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, उसमें तार्किक रूप से चिंतन करना प्रारंभ करता है। और जो चौथी स्टेज है उसमें है जो अमूर्त रूप से चिंतन पाया जाता है चौथी स्टेज में, जिसको हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं। तो चिंतन प्रारंभ किसमें करता है? तीसरी कंक्रीट, जिसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आंसर क्या हुआ? डी। आप कमेंट करके बताइए जो पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी उसके बारे में आप कितना जानते हो। अगर आपको जरूरत है तो इसके लिए भी आपको लेक्चर वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्तित्व का है? हार्वर्ड गार्डनर ने जो 9 प्रकार की या फिर 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी उनमें से कौन सी बुद्धि है जो भाषिक बुद्धि वाली उदाहरण को प्रदर्शित कर रही है? भाषिक बुद्धि के उदाहरण को प्रदर्शित कर रही है, यानी किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है जिनमें भाषिक बुद्धि अधिक होती है? तर्क के दीर्घ श्रृंखलाओं को संभालने सकने की योग्यता, यानी तर्क करने की योग्यता। तो तर्क करने की भाषिक वाले में जरूरी नहीं है। शब्दों के अर्थ एवं क्रम को भाषा के विविध प्रयोग के प्रति संवेदनशीलता, हाँ जी। स्वर के बारे में, तो स्वर के बारे में भाषिक बुद्धि से रिलेशन इतना नहीं है। ध्यान देने एवं दूसरों में अंतर कर सकने की योग्यता, तो ये भाषिक बुद्धि से संबंधित नहीं है। ध्यान देने वो इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल जो हम पढ़ते हैं उससे रिलेशन है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका रिलेशन होगा। अगर आपको हार्वर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो पढ़नी है तो आप अपने प्लेलिस्ट में जाके जो कंप्लीट साइकोलॉजी सीरीज की प्लेलिस्ट है उसमें जो अपने इंटेलिजेंस की जो लेक्चर वीडियो है उसको जाके देख सकते हो।
नेक्स्ट है कोलबर्ग ने प्रस्तुत किया। कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? शारीरिक विकास के चरण बताए थे, संवेगात्मक विकास के, नैतिक विकास के, संज्ञानात्मक विकास के। तो जो नैतिक विकास के चरण बताए थे वो किसने बताए थे? कोलबर्ग ने बताए थे। अब ध्यान देना, कोलबर्ग ने क्या बताया था? मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। इसने कितने स्टेज बताई थी? अगर हम स्टेज की बात करें तो ये 6 स्टेज बताई थी। अगर पूछ लिया जाए कि कितने लेवल बताए थे, तो लेवल 3 बताए थे। यानी पहले लेवल के अंतर्गत 2 स्टेज, दूसरे लेवल के अंतर्गत 2 स्टेज और तीसरे में भी 2 स्टेज। टोटल स्टेज थी 6 और लेवल थे 3 लेवल और 6 स्टेजेस के बारे अंतर्गत मॉरल थ्योरी दी थी। नेक्स्ट, विकास की गति एक व्यक्ति के दूसरे से भिन्न होती है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, यानी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो विकास में भी पाई जाती है, किंतु यह एक रिक्तता नमूने का अनुगमन करती है। अब देखिए, किंतु यह एक अव्यवस्थित या फिर अप्रत्याशित या फिर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित या फिर एडी से चोटी। तो अव्यवस्थित नहीं होता कभी भी, या अप्रत्याशित नहीं होता, या तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होगा या फिर एडी से चोटी होगा। तो ध्यान रखना, जब विकास की बात करें तो पहली बात तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता एडी से चोटी। इसका है क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। प्रत्येक व्यक्ति में विकास की गति अलग अलग होती है, लेकिन एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से विकास होता है। अब ध्यान रखना, एडी से चोटी विकास नहीं होता, बल्कि चोटी से एडी की तरफ विकास होता है, ये ध्यान रखना। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है। क्या तर्क? आप मेरे लिए करें, मैं आपके लिए करूंगा। यह कोलबर्ग के नैतिक पर तर्क करना के किस अवस्था के अंतर आएगा? अब ध्यान रखना, वहीं कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था मॉरल डेवलपमेंट का, तो उसमें कौन सी कितनी 3 लेवल और 6 स्टेज थी। 3 लेवल और 6 स्टेज बताई थी। उनमें से 6 स्टेज में से पहली स्टेज कौन सी थी? जैसे दंड एवं आज्ञा पालन का अभिमुखीकरण, ये इसकी पहली स्टेज थी। ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी स्टेज के अंतर्गत आएगा? सामाजिक अभिमुखीकरण, अनुबंधन अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, आज्ञा एवं पालन अभिमुखीकरण, अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। पहली स्टेज बता दी, अच्छा लड़का गुड बॉय गुड, ये 3rd स्टेज है, ये है 2nd स्टेज और ये है 5th, सहायक 5th। तो जो सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण है, इसके अंतर्गत बच्चा क्या सोचता है कि जो एक व्यापार के जैसे कि हाँ ये तुम मेरे लिए करो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तो ये क्या किस में आता है? सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण के अंतर्गत आता है। इसका दूसरा नाम क्या है, जो इसका ज्यादा प्रचलित नाम है 2nd स्टेज का? उसका है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट स्टेज। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट स्टेज नाम है, और इसको सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बच्चा सोचता है कि ये मेरे लिए करोगे तो मैं आपके लिए करूंगा। ये होती है 2nd स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं है उसका देखना है। अनुवांशिक संचरण, एक संस्कृति की नीति एवं मानदंडों को सीखना, तो ये ही क्या है? समाजीकरण है। कौशलों का अर्जन, सामाजिक जो कौशल है उनका अर्जन करना भी समाजीकरण आता है, और उसके सामाजिक मूल्य एवं विश्वासों का अर्जन करना भी समाजीकरण। तो अनुवांशिक संचरण है वो समाजीकरण की प्रक्रिया में नहीं आता है। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। वाइगोत्स्की ने क्या बताया था? वाइगोत्स्की ने 3 एक टर्म्स जो हम पढ़ते हैं, कौन कौन सी? एक तो पढ़ते हैं हम ZPD, दूसरी पढ़ते हैं हम MKO, और तीसरी क्या पढ़ते हैं? स्कैफोल्डिंग। तो ये 3 टर्म्स हैं जो कि हम किसने बताई थी? वाइगोत्स्की ने बताई थी। अब ये क्या है, इनको यहां पे समझ लो ताकि ये क्वेश्चन करना आसान हो जाए। मान लो कि आप है वो इस एरिया तक आप किसी कार्य को कर सकते हो, ठीक है, लेकिन
आप किसी हेल्प के द्वारा इस कार्य तक, इस क्षेत्र तक पहुंच जाते हो, इस एरिया के अंतर्गत कार्य कर सकते हो। तो अब क्या है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया जो आप अपने आप कर सकते हो और जो हेल्प के द्वारा पहुंचा है, तो इस एरिया को बोलते हैं ZPD, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जो हेल्प के द्वारा आपने एरिया कवर किया है। अब एक आता है MKO। MK होता है जो आपको हेल्प दे रहा है, हेल्प दे रहा है, वो क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर्स। स्केप फोल्डिंग का मतलब जो हेल्प देना, ये क्या है, एक प्रकार की हेल्प है। स्केप फोल्डिंग यानी हेल्प, ये है हेल्प। हेल्प जो दे रहा है व्यक्ति उसको बोलेंगे MKO, और ZPD जो क्षेत्र जिसमें जितनी हेल्प दी है वो है ZPD। अब क्वेश्चन देखिए कि कौन सा है। अध्यापिका के द्वारा दिए गए संयोग की सीमा निर्धारित करना। बच्ची अपने आप क्या कर सकती है, इसका आंकलन नहीं किया जा सकता। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच अंतर, यही क्या है, ZPD है, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण दिया था? तो बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? एल्फ्रेड बिने ने दिया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, CBSE के द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि है वो रिक्त स्थान को सशक्त बनाती है। यानी जो समूह में परियोजना करनी है, सामूहिक रूप से कार्य करना सिखाना है बच्चों को, तो वो किसको सशक्त बनाती है? रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करती है। दूर करने के लिए अनेकता में एकता के संकल्प का प्रचार प्रसार करने में, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए, और शिक्षकों का भार हल्का करने की बात नहीं होती, और ना ही तनाव दूर करने की बात होती है। ये होती है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए ये CBSE ने जो गतिविधि शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। विद्यालय के जो शिक्षा बोर्ड है इसके आप अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विद्यार्थियों की शिक्षा के संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या प्लान बनाएंगे? यानी आपका प्लान क्या होगा कि जिससे संपूर्ण शिक्षा में की गुणवत्ता में सुधार आ सके। तो ये जो प्रश्न है ये किस प्रकार का प्रश्न है? निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अपसारी। तो ये प्रश्न यानी आप एक थॉट को पकड़कर अनेक प्रकार के चिंतन, अनेक प्रकार के थॉट लेके आ रहे हो, तो इस प्रकार का जो चिंतन है, जो थॉट है, वो बोलेंगे अपसारी। तो ये कौन सा है? अपसारी है। अब वो निम्न स्तरीय है या उच्च स्तरीय है, तो वो किस प्रकार का है? उच्च स्तरीय अपसारी प्रकार का उदाहरण है, क्योंकि आप जो हो उसे अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो वो एक अपसारी या उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? न्यूटन की गति के नियम की चर्चा करें, तो ये क्या है? एक निबंधात्मक प्रश्न का एग्जाम्पल इतना अच्छा नहीं है। कैसे? क्योंकि न्यूटन की गति के 3 नियमों की व्याख्या करें। हाँ जी, न्यूटन की गति का नियम क्या है? अब ये तो एक छोटा क्वेश्चन हो गया, निबंधात्मक नहीं बन सकता, तो ये भी नहीं होगा। न्यूटन की गति पर लेख लिखें, तो ये भी है, और 3 नियमों की व्याख्या करें, ये भी है। अब इनमें से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? सबसे अच्छा आप बोलोगे कि ज़्यादातर हमें लेख लिखने वाले क्वेश्चन आए हैं, तो आप अगर ये क्वेश्चन दे दिया तो हो सकता है कि वो तीनों में से सिर्फ एक नियमों पर पूरा का पूरा लेख लिख दे। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड बी ऑप्शन है, इसमें 3 नियमों की व्याख्या करनी है, तो 3 नियमों को बढ़ाकर तीनों नियमों को लिखना है, तो ये इस डी वाले ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा है। तो आंसर बी होगा। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि जो लीना है वो उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो ये विकास के रिक्त स्थान सिद्धांत को दर्शाता है। यानी विकास का कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता, अंतर समानता, निरंतरता, विशिष्ट से सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये दिखाता है कि दोनों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती
है। तो ये विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास शुरू कब होता है? डेवलपमेंट कब शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था, शेष अवस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था? तो ये होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय से विद्यार्थियों का भाग जाने का कारण क्या है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, ठीक है। विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों को डर नहीं देना यानी डर नहीं होना, तो ये भी हो सकता है। समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, ये भी हो सकता है। तो इनमें से मुख्य कारण कौन सा है? देखिए, अगर रुचि, अध्ययन में रुचि नहीं है कक्षा शिक्षण में या विद्यार्थियों की, तो इसकी गलती किसकी है? तो उसकी गलती भी क्या है? शिक्षक की है कि वो अपने विषय में रुचि नहीं जगा पा रहे हैं। डर नहीं होना, तो डर कर नहीं बिठाना है पहली बात। तो समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, यानी उनका एटीट्यूड क्या है कि भाग जा रहे हैं, इस प्रॉब्लम को वो समझ ही नहीं रहे हैं या फिर समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा कि उनकी जो एटीट्यूड है जो शिक्षकों का, वो इसके प्रति है ही नहीं कि इसको कैसे निपटा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 13 वर्षीय बालक बात बात पर अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। वह सौम्य को साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था में? प्रारंभिक, किशोरावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था। तो 13 वर्षीय बालक है, सीधी सी बात है, वो किस में होगा? वो किशोरावस्था में ही होगा। बाकी क्या है? झगड़ा करना, और ये क्या है? इस जो किशोरावस्था की है वो समस्याएं हैं। बालक प्रसंग बोध परीक्षण, हमने अभी थोड़ी देर पहले तीसरे क्वेश्चन में शायद तक हमने TAT की बात की थी, थैमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। वो था बड़ों के लिए, लेकिन जब बालक 3 वर्ष से 10 वर्ष की बात करें, 3 से 10 की, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है CAT, चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट, यानी बालक प्रसंग बोध परीक्षण। इसमें 3 से 10 वर्ष की आयु बालकों के लिए बनाया जाता है। इस परीक्षण में कार्ड प्रतिस्थापित होते हैं, यानी इसके अंतर्गत जो TAT है उसकी जगह जब CAT बनाया जाता है तो कौन से कार्ड प्रतिस्थापित किए जाते हैं? सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं, लोगों के स्थान पर जानवरों, पुरुष के स्थान पर महिलाओं, वयस्क के स्थान पर बालकों। तो किस प्रकार के कार्ड व्यवस्थित किए जाते हैं? तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि TAT में किस प्रकार के कार्ड होते हैं। TAT में पुरुष एवं महिलाओं के कार्ड होते हैं, यानी लोगों के कार्ड होते हैं, और CAT के अंतर्गत क्या होते हैं? इन कार्डों की जगह जानवरों के कार्ड दिखाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं जिसको, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, रक्षा तंत्र किस में सहायता करता है? हमने पढ़े थे संवेग वाले चैप्टर के अंतर्गत, हमने जो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ी थी संवेग में, उसमें किससे निपटान के लिए था? हिंसा से, दबाव से, थकान से, अजनबियों से। दबाव एवं अजनबियों से नहीं होता है, या तो वो हिंसा से होगा या दबाव से होगा। तो हमें टेंशन ना हो, तनाव ना हो, उससे निपटने के लिए हमारा ईगो जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो काम करता है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। इसको मेंटल मैकेनिज्म भी बोलते हैं, मानसिक मनोरचनाएं। अधिगम स्थानांतरण के 3 तंत्रों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन से? डाइट, स्पीयरमैन, जेड या फिर गिलफोर्ड। कौन से थे जो अधिगम के स्थानांतरण के 3 तत्वों का सिद्धांत दिया था? देखिए, द्वितत्व का सिद्धांत या फिर 3 तत्वों का सिद्धांत है, वो बुद्धि के अंतर्गत पढ़ते हैं, और वो बुद्धि वाला सिद्धांत क्या है? यही अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत इसको बताया गया है। तो ये किसने बताए थे? ये स्पीयरमैन ने बताए थे, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हुआ। ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर लिखकर उसका जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। इस चैनल पर अनेक प्रकार की वीडियो साइकोलॉजी से रिलेटेड आती रहती है, तो इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।